हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ना बोलने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। उसके बाद आप लोगों ने इतना मेरा सपोर्ट किया, इतना मुझे प्यार दिया, इतना मेरी केयर की, इतना कंसर्न किया। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक्स। ठीक है, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों को कैसे थैंक्स बोलूं। आप लोग मेरी स्थिति को समझे। 3 दिन आप लोगों का क्लास का नुकसान हुआ मेरे वजह से। 14, 15 और 16 को आप लोगों का क्लास नहीं आया। डायरेक्ट आप लोगों का संडे स्पेशल आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं सॉरी बोलूंगी। और जैसे मैं और अच्छे तरीके से ठीक हो जाती हूँ, अभी मैं आज भी आप लोग को मेरे आवाज से लग रहा होगा क्या मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ। जैसे मेरी तबीयत सही होती है, मैं आप लोगों का 2-2 घंटे का पर डे क्लास लगा करके मैं किसी भी तरीके से आप लोग का जो भी 3 दिन का नुकसान हुआ है वो भरपाई मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, फिलहाल आज संडे है। संडे स्पेशल हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। इसके पहले जब मैं थोड़ा बहुत ठीक हो रही थी तो टेलीग्राम पे मैं एक्टिव थी। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दिया करती थी, कम्युनिटी पे मैं पोस्ट कर दिया करती थी। एक दिन तो मैंने किसी और से पोस्ट करवाया था, आप लोग को इन्फॉर्म करवाया था कि 14, 15 एंड 16 को क्लास नहीं चलेगा। वो मैंने नहीं, किसी और से अपलोड करवा दिया था कि आप लोग टेंशन में ना हो, आप लोग पर डे क्लास में ना आओ कि क्या बात है क्लास नहीं आ रहा है, आप लोग की क्यूरी ना शुरू हो जाए। इसलिए मैंने ये काम करवा दिया था कि आप लोग भी निश्चिंत हो जाओ कि 3 दिन क्लास नहीं आने वाली है। ठीक है, इसलिए मैंने ये काम कर दिया था। फिलहाल आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक, उसके बाद लगे लगे आप लोगों का जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप सब लोग सारा फेस्टिवल मना चुके, रक्षाबंधन बीत गया। सॉरी, तेज बोलने पे देखो खांसी आने लगी। रक्षाबंधन बीत गया, मुझे हो गया था वायरल फीवर। ठीक, 104 डिग्री के नीचे मेरा फीवर ही नहीं आ रहा था। ठीक, फॉरेनहाइट में, सेल्सियस में नहीं। आप लोग कन्वर्ट करके बताओ कि अगर 104 डिग्री फॉरेनहाइट फीवर है किसी को तो सेल्सियस में कितना होगा। आप लोग नहीं बता पाओगे तो मैं आंसर दूंगी कितना मुझे फीवर था। पूरा दिन मैं 104 डिग्री फॉरेनहाइट फीवर में तपती रही। पूरा मेरा चेहरा स्वेलिंग हो गया था, हाथ पैर सब स्वेलिंग हो गया था कि मतलब एकदम बिल्कुल फीवर उतर ही नहीं रहा था, ऐसे क्रिटिकल कंडीशन हो गया था। फिर डॉक्टर के यहाँ जाकर के मजबूरन वहां पे ट्रीटमेंट लेना पड़ा। ठीक है, फिलहाल चलिए ठीक है, वो भी स्थिति थी, गुजर गई। धीरे धीरे रिकवर करेगी बॉडी, लेकिन इतना जल्दी एक बैग नहीं। आप लोगों का संडे स्पेशल वीडियो भी मैं देखूंगी कितना लंबा होगा, क्या होगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग जो लोग नए लोग हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कितना क्वेश्चन सही हुआ। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। ठीक है, ऐसे मैं तेज बोलने को बोलूं बट तेज बोलने पे खांसी आने लग रही है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे ही बोलूंगी। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दे दे, शायद हम फ्लाइट मोड नहीं लगाए मोबाइल में। ठीक, आप लोग अपने क्लास को शुरू कर दीजिए। वैशा तंत्र, हाँ, जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हो जुड़ जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दी हूँ। ठीक है, और बाकी जो भी है मेन चैनल पे जाकर के वहाँ ऊपर ही आप देखोगे तो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी जाकर के आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाओ क्योंकि अब पीडीएफ मैं वही दे रही हूँ। इसका भी मैं पीडीएफ बनाकर रख चुकी हूँ और ये भी जैसे टेस्ट सीरीज आप लोग के सामने पब्लिक हो जाएगा, आप लोग देख लोगे, उसके बाद मैं तुरंत टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ अगर पीडीएफ लेना है तो। बहुत लोग कह रहे थे मैम पीडीएफ नहीं मिलेगा, तो अब मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि पीडीएफ भी आप लोगों को दिया जाए। ठीक, फिलहाल आप लोग अपने क्लास को शुरू करें। वैसा तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पाचन तंत्र कहेंगे, ऑप्शन बी श्वसन तंत्र कहेंगे, ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण तंत्र कहेंगे, ऑप्शन डी कोई भी नहीं कहेंगे। क्या आंसर होगा? तो आप बता रहे हैं मैं कि आंसर हो जाएगा, आंसर होगा आपका पाचन तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। आप जानते हो कि मैम सबसे पहले भोजन हमारे मुख गुहा में आता है, यानी बेक्कल कैविटी में आता है। उसके बाद फिर इसोफेगस में आता है, यानी फूड पाइप में। फिर भोजन जाता है स्टमक में, स्टमक से छोटी आंत में, और इधर जो भी लीवर है, पित्ताशय है,
ये सब गॉल ब्लैडर है और मतलब वही पित्ताशय, वो सारी चीजें क्या करती हैं अपने में से जो भी जो भी क्या होता है, अग्नाशयी रस होता है, जो भी पित्त रस होता है, सब क्या करते हैं, इधर मिला चुके होते हैं। फिर भोजन छोटी आंत में जाता है और वहां डाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर दे। किसी व्यक्ति, आज कोई जल्दी जल्दी नहीं कहेगा क्योंकि आज मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगी तो ही आप लोगों का 125 क्वेश्चन मैं करा पाऊंगी, नहीं तो आप लोग के सामने स्थिति है। ठीक, ऐसा ना कर दे कि फिर तबीयत खराब हो जाए, फिर 2 दिन के लिए आप लोग का क्लास बंद हो। 3 दिन आप लोग का क्लास बंद था, आप लोग मानोगे नहीं मैं कितना अंदर अंदर से क्या फील कर रही थी। आप लोगों से मुझे ये लग रहा था कितना बच्चों का पढ़ाई नुकसान हो रहा है। ठीक, तो आप लोग ऐसा ना चाहो कि मैं फिर से दोबारा बीमार पड़ जाऊं, इसलिए आप लोग धीरे धीरे ही आंसर देते रहे। किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? उस व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देंगे, व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह ढक देंगे, बालू फेंकेंगे, कपड़ों को उतार देंगे। क्लास 10th के बुक में दिया है कि व्यक्ति के कपड़ों में अगर आग पकड़ ले तो क्या उसे दौड़ाएंगे? तो आप ऐसा आंसर बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, उसे इधर उधर दौड़ाएंगे नहीं, उसे कंबल में ढक करके रख देंगे। क्यों नहीं दौड़ाएंगे? क्योंकि दौड़ाने से क्या होता है, हवा लगेगी। दौड़ते हम लोग तो हवा लगती है ना, और हवा और आग क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं। कहते हैं ना, बिना हवा के आग नहीं लग सकती है। तो जहाँ 4% ऑक्सीजन होता है वहीं आग पकड़ता है। ठीक है, बिना हवा के आग नहीं पकड़ता है। आप लोगों को अगर प्रयोग करना, मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि कैंडल जला लीजिए, और कैंडल जला करके आप क्या कर दीजिए, उसे एक गिलास से ढक दीजिए। थोड़ी समय बाद आप क्या देखोगे, गिलास उठाओगे तो नीचे कैंडल बुझा हुआ मिलेगा। क्यों बुझा हुआ मिला? क्योंकि नीचे से उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और ऑक्सीजन के अभाव में क्या है, आग नहीं जल सकता है। ठीक है, तो आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि कभी भी उस व्यक्ति को हम दौड़ाएंगे नहीं। उसको क्या करेंगे, व्यक्ति को कंबल में पूरी तरह से ढक देंगे, बालू भी नहीं फेंकेंगे। ठीक है, व्यक्ति के ऊपर नहीं बालू फेंकते। जमीन में अगर कहीं और जगह आग लगी हो, घर में आग लगी हो, तो वहां बालू उलू फेंका जाता है। पेट्रोल पंप पे आप लोग जाते होंगे, वहां पे छोटी छोटी इस तरीके से बाल्टियां टंगी हुई देखे होंगे। मुझे बाल्टी नहीं बनाने आ रहा है, ठीक है। उस बाल्टियों में क्या होता है, कभी आप लोगों ने वाच किया कि क्यों वहां पे बाल्टियां टंगी होती हैं? तो वहां बाल्टी में क्या होता है, बालू होता है। आप कहोगे मैम बालू क्यों टंगा होता है? क्योंकि जब ऑयल से आग लगी हो, कहीं भी ऑयल में आग लगी हो, तेल में आग लगी हो, तो वहां पे पानी में नहीं, पानी से नहीं बुझाई जाती है, वहां पे बालू वगैरह से ही बुझाई जाती है। आप कहोगे क्यों मैम? क्योंकि पानी का जो सतह होता होता है, सरफेस होता है, वो जल की अपेक्षा क्या होता है, अरे तेल की अपेक्षा क्या होगा, भारी होगा। और तेल हल्का होता है। कभी भी आप पानी लेकर के, ऐसे थोड़ा सा गिलास में पानी लेकर के तेल गिराइएगा, तो ऐसे ऐसे उसकी बूंदें क्या होती हैं, ऐसे ऐसे पानी में तैरते हुए आपको दिखाई देंगी। तो जब तेल ऊपर आ गया, तो ऑब्वियसली बात है ना कि तेल ऊपर आ गया तो पानी में भी आग लगेगा। जलेगा कि नहीं जलेगा? आप लोग मेरे बातों से सहमत हैं? तो जी हाँ, आप लोग मेरे बातों से सहमत हैं कि पानी के ऊपर भी आग लगेगा, क्योंकि तेल क्या है, ऐसे सरफेस पे क्या होता है, तैरता रहता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, मच्छर के लार्वों को मारने के लिए क्या होता है, केरोसिन ऑयल डाला जाता है नालियों में। डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है? छोटे छोटे गड्ढे हो, तालाब है, नाली है, अगर उसमें पानी है तो उसमें केरोसिन ऑयल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि मच्छर के लार्वा पानी में होते हैं, और पानी के ऊपर जब ये तेल तैरेगा तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो सांस नहीं ले पाएंगे, तो मच्छर क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आई थिंक आप लोग जान रहे होंगे। आप लोगों के लिए नई नई रही होगी, आज जिनके लिए नई रही होगी वो लोग इससे सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। जब अध्ययनस्थ विषय से संबंधित जानकारी उसके उपस्थित और अनुपस्थित होने के बारे में अंकित की जाती है, उस शोध विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सॉरी सॉरी, ऑप्शन ए जांच सूची, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी सर्वेक्षण। आप अपना आंसर दे दे, थर्ड का क्या होगा? आप कह रहे हैं मैम जांच सूची हो जाएगा, क्या होगा, जांच सूची हो जाएगा। आप लोगों से मैं आज प्रॉमिस करती थी ना कि आज आप लोग का क्लास आएगा 16 के बाद, इसलिए मैं क्लास अपलोड करने थी, एक दिन बाद में अपलोड की होती। अभी भी मेरी तबीयत पूर्णतः सही नहीं हुआ है। रोगी की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन डैश 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 का प्राथमिक उद्देश्य है। किसका? रोग हर दवा, प्राथमिक दवा,
रोकथाम दवा, आधुनिक दवा। 4 का आंसर कर दें। आप आंसर दे रहे हैं कि रोकथाम दवा हो जाएगा। क्या होगा? रोकथाम दवा हो जाएगा। 5 का आंसर कर दें। मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है? ऑप्शन ए मीन, और ये जो भी बना हुआ आप लोग ऑप्शन देख लें, ऑप्शन के हिसाब से आप लोग आंसर कर दो कि मध्यमान का सूत्र क्या होगा। तो आप आंसर दे रहे हैं कि मैम मध्यमान का सूत्र हो जाएगा, ए वाला ही हो जाएगा। आप लोग इसको आंखों में बसा लीजिएगा कि मीन, फिर इस तरीके से एम बना हो, फिर एफ, वो भी छोटा एफ हो, फिर एक्स अपॉन एन। इस तरीके से आप लोग अपने आंखों में इसे फिट कर लीजिएगा। यहाँ देखो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है, बीच में एफ आप जरूर याद रख लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा 5 का ए। 6 का आंसर कर दें। ओहो, 2 स्वतंत्र परिदर्शों की विचलनशीलता की तुलना हेतु निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टी परीक्षण, ऑप्शन बी काई स्क्वायर परीक्षण, ऑप्शन बी जेड परीक्षण, ऑप्शन सी एफ परीक्षण। 6 का आंसर कर दें आप लोग। क्या होगा? आप आंसर दे रहे हैं। इसका मैं आप लोगों को एक बार मैं विस्तार से बताना चाहूंगी, बुक में दिया हुआ है। ठीक, इस तरीके का जो भी बना है, इसका मतलब दे रहा पदों के गुणनफल का योग। क्या है? पदों के गुणनफल, गुणनफल का योग। ठीक है, योग यानी जोड़ देना। फिर एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। क्या है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फिर एक्स का मतलब क्या है? पद नहीं कहते हैं, माना कि एक्स, इस तरीके से। फिर एन का मतलब क्या है? पदों की संख्या। क्या है? पदों की संख्या। आप लोग ये चीजें जान लीजिए। ठीक था, तो मैंने कहा आपको बताते चलो। अब इधर आ जाओ, आंसर आपने दे दिया होगा कि मैम 6 का आंसर हो जाएगा 2, यानी टी परीक्षण। क्या हो जाएगा? टी परीक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दें। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑप्शन बी चेयरमैन, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी कृषि विकास अधिकारी। आप आंसर दे रहे हो कि मैम जिला परिषद का प्रधान जो होगा कलेक्टर ही होगा। क्या होगा? कलेक्टर होगा। 8 का आंसर करें। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना कहलाता है। आप लोग शाम को, मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट का वीडियो आप लोग को पर डे इस समय मिल रहा था। एक दिन मेंस आता अल्टरनेट करके, कभी 2 दिन मेंस आएगा, इस तरीके से करके। लेकिन वहां पे अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में सीडी चल रहा है। जिनको देखना है सारी विशेषताएं जा करके देख सकते हैं। ऑप्शन ए प्रेरक तर्क, ऑप्शन बी निगमनात्मक विधि, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। 8 का आंसर कर दे। क्या होगा? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना निगमनात्मक विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? निगमनात्मक विधि कहलाता है। और आगमनात्मक विधि क्या होगा? कोई बताएगा? आप कहोगे जब विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है? आगमनात्मक विधि होता है। 9 का आंसर कर दे। प्रबंध का सिस्टम यानी व्यवस्था उपागम में एक सिस्टम को अन्य से पृथक करने वाला क्षेत्र इंगित करें। ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी मिलन बिंदु, ऑप्शन सी एक्सचेंजर, ऑप्शन डी डिवाइडर। 9 का आंसर कर दे। क्या होगा? तो 9 का आंसर होगा ए, यानी सीमा। क्या होगा? सीमा। 10 का आंसर कर दे। प्रतिस्थापित आवाज का अधिकतम दबाव बिंदु होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 80 से 90 डेसिबल, ऑप्शन बी 100 टू 110 डीबी, ऑप्शन सी 60 टू 70 डीबी, ऑप्शन डी 110 से 120 डीबी। डीबी यानी डेसिबल होता है। आवाज की यानी ध्वनि को हम किस में मेजर करते हैं? तो डेसिबल में करते हैं। आप आंसर कर दे। 10 का क्या होगा? आप 10 का आंसर कर रहे हैं मैम 80 से 90 डेसिबल होगा जो अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। शोर कितने को कहते हैं? जब 75 डेसिबल से अधिक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शोर कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? उसे हम शोर कहेंगे। और जब 85 से होता है,
इस तथ्य से शोर की सीमा 75 डेसिबल व 85 डेसिबल, ठीक है, 75 से क्या है 85 डेसिबल के मध्य निर्धारित की गई है। इससे अधिक जो भी तीव्रता होती है उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी 75 से 85 क्या है, शोर कहा गया है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण नहीं कहा गया है। इसके बाद जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, ध्वनि प्रदूषण कहेंगे, ठीक है। 11 का आंसर कर दें। मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? एलिथ्रीन, पोलिथ्रीन, सल्फर, एसिटिलीन। 11 का आंसर कर दें। आप कह रहे हो मैम मच्छर भगाने वाली दवाई जो है एलिथ्रीन होती है। क्या होती है? एलिथ्रीन होती है। ये किसके फूल से मिलता है? तो आप कहो कि मैम क्रिसेंथमस नामक फूल से प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है, यानी नेचुरल रूप से इस दवाई को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एलिथ्रिन सिंथेटिक कीटनाशकों का एक समूह है। यह एक संश्लेषित पायरेथ्राइड है जो कि क्रिसेंथमस, आप लोग नाम लिख लें, क्रिसेंथमस, क्रिसेंथमम क्या है, मैं लिख दे रही हूं, क्रिसेन श क्रिसेन थ थ मम, क्रिसेंथमम नामक क्या है, एक फूल होता है। उस फूल से नेचुरल रूप से इसे हम प्राप्त करते हैं। 12 का आंसर कर दें। डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो डैश 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 की कुछ अन्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। ऑप्शन ए नयन यानी आंख, ऑप्शन बी फेफड़ा यानी लंग्स, ऑप्शन सी हृदय यानी हार्ट, ऑप्शन सी डी गुर्दा यानी किडनी। आप जानते हो डायलिसिस प्रक्रिया कहाँ होती है? जब किसी व्यक्ति की सॉरी जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो वहां पे क्या होती है, डायलिसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, डायलिसिस करवाया जाता है, ठीक है। आप आंसर बता दें कि किडनी की सबसे मतलब कौन सी इकाई होती है, सूक्ष्मतम इकाई क्या है कार्य करने की? तो आप आंसर दीजिए कि क्या है। आप आंसर दे रहे होंगे कि मैम इकाई होती है जो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। कोई किडनी का मुझे भार बताएगा? पहले किडनी कैसे होती है? आप कहोगे मैम सेम के बीज के समान होती है। आप बीन्स भी कह सकते हो, सेम भी कह सकते हो कि मैम कुछ इस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसका भार कितना होता है? तो आप कहोगे मैम 70 यानी 70 ग्राम भार होता है। कितना होगा? 70 ग्राम भार होगा। कितना लंबाई चौड़ाई होता है? तो आप कहोगे मैम 10 से 11 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है। ये 10 से 11 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 10 से 11 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसकी कितनी होती है? आप लोग लिखते चले। 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, यानी ये चौड़ाई हो गई 5 सेंटीमीटर होती है। और मोटा कितना होता है? तो आप कहोगे 2.5 से यानी 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। क्या मैम? किडनी यानी गुर्दा, ठीक, क्या गुर्दा, ठीक है। तो ये चीजें आप जानते चलो। किस कलर का होता है? आपके एग्जामिनर का मूड का भरोसा नहीं है कि क्या पूछ दे। तो आप कहोगे मैम गहरे रेड कलर का होता है। कैसा होगा? गहरे लाल रंग का होता है, यानी रेड कलर का होता है, ठीक है। आप आंसर दे दिए। अब इधर चलिए 13 का आंसर कर दीजिए। महिला का लिंग हार्मोन है। ऑप्शन ए एंड्रोजन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। फीमेल हार्मोन क्या है? तो आप कहोगे पहले ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या क्या कहते हैं, एक्सप्लेन भी थोड़ा सा कर दे। बर्थ हार्मोन कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं, और मिल्क हार्मोन कहते हैं। इनको इन सारे नामों से जानते हैं। एंड्रोजन जो है मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन है, ठीक है। क्या है? फीमेल हार्मोन है। यहाँ से इससे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड हमारी कंट्रोल होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया एस्ट्रोजन, इसका आंसर हो गया। 14 का आंसर कर दे। हम लोग बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई भी आप लोग जल्दी मत मचाइएगा, ठीक है। 14 का आंसर कर दे। आमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं, आमाशय यानी जो इस तरीके की आप लोगों की संरचना है, यहाँ पे ऐसे वाली जो संरचना है
यहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा, आमाशय के पीछे यानी इसके पीछे और उदर के ऊपरी, कहाँ, उदर के ऊपरी बाएं कोने में, उदर यानी पेट के इसी के ऊपर जो है क्या है, बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तिल्ली यानी स्प्लीन कहेंगे, ऑप्शन बी अग्नाशय यानी पेनक्रियाज कहेंगे, ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर कहेंगे, ऑप्शन डी कोई भी नहीं कहेंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप कहोगे मैम वहां पे तो तिल्ली होती है यानी स्प्लीन होता है। एल एक होगा, डबल ई दो होगा, ठीक है, एन स्प्लीन होता है। स्प्लीन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। स्प्लीन क्या है, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के हिस्से के रूप में एक रक्त शोधक के रूप में कार्य करता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं यही रिसाइकिल होती हैं। आप लोग जानते हो कि स्प्लीन में क्या होता है, इस तिल्ली में क्या होता है, ब्लड की मतलब डेथ होता है ना, और उसमें क्या होता है, बोन मैरो में निर्माण होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पे रिसाइकिल होती हैं तथा श्वेत रक्त कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स यहीं स्टोर होते हैं। यानी इसी स्प्लीन में क्या होता है, WBC एंड प्लेटलेट्स जो होते हैं यहीं स्टोर होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, इसी कारण इसे हम WBC का बैंक कहते हैं। अगर कोई पूछे प्रश्न बन जाए कि WBC का बैंक किसे कहेंगे, तो आप कहोगे WBC का बैंक स्प्लीन है, प्लीहा है यानी तिल्ली है। पहले बात तो इसका तीनों नाम आप लोग नोट करिए, स्प्लीन इंग्लिश में, प्लीहा हिंदी में, तिल्ली हिंदी में। ठीक है, इसका आप लोग नाम भी मेंशन करते चलिएगा कहीं ना कहीं। अब आप लोग बता दो RBC का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो RBC का कब्रगाह हम इसे कहते हैं। यानी इससे देख लो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बन रहे हैं कि मैम WBC का ब्लड बैंक और प्लेटलेट्स का ब्लड बैंक हम किसे कहेंगे, तो स्प्लीन को कहेंगे, लेकिन RBC का हम कब्रगाह किसे कहेंगे, तो RBC का कब्रगाह हम किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। यहाँ से कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बन गए, इसी के बारे में सारी चीजें दिया गया है। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार अंडाकार होता है। आप लोग नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा कि प्लीहा स्प्लीन कैसा है। लंबाई में लगभग यह 3 से 5 इंच का होता है। ठीक है, बहुत बड़ा साइज नहीं होती है इसकी। इसके बढ़ने से मलेरिया, धातु क्षय, रक्त अल्पता जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। यानी ये हमारे शरीर में इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। कब आकार आकार बढ़ेगा, जब मलेरिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज भी आपको ध्यान में लेते चलना है। आप अब बता दो फिर से एक बार, WBC का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। और RBC का कब्रगाह किसे कहेंगे, आप ये भी आंसर दे दो। एक ही आंसर लिखने से दोनों का आंसर मुझे मिल जाएगा। आप लोग दे रहे हो आंसर, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। मैं गंदी हूँ कि बीमार पढ़ पढ़ के आप लोग का क्लास अब्सेंट हो जा रहा है। इतने दिन तक मैं बीमार पड़ी, कभी आप लोग का क्लास नहीं एब्सेंट होने दी, लेकिन इस बार मैं इतना मजबूर हो गई कि आप लोगों की क्लास एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 3 दिन एब्सेंट करना पड़ा। इसके लिए फिर से मैं तहे दिल से आप लोग से सॉरी बोलती हूँ। 15 का आंसर कर दें। गैस्ट्रिक एवं डिओडेनिम अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है। यानी इस इलाज में हम क्या देते हैं, ऑप्शन ए कम रेशे और ब्लेंडेड आहार, ऑप्शन बी उच्च रेशे एवं कम वसा युक्त आहार, ऑप्शन सी प्रतिरोधी दवाइयाँ, ऑप्शन डी उच्च रेशे आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ। 15 का आंसर कर दें, क्या होगा, आप कहोगे मैम 15 का आंसर हो जाएगा कि अल्सर के रोगी को हमें पहली बात क्या दिया जाता है पूछ रहा है। तो अल्सर का अर्थ होता है कि घाव ही हो जाना, ये तो आप जान ही रहे हो। तो उच्च रेशे युक्त आहार गैस्ट्रिक एवं ड्यूडेनम अल्सर, ड्यूडोनियल जो आंसर होगा, तो कम रेशे एवं ब्लेंड आहार, यही होना चाहिए आंसर। क्या होगा, आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपके बुक में तो दे रहा है उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयां, हो सकता है दवाई के लिए दे रहा, मैं पूरा पढ़ के सुना रही हूँ, आप लोग सुनते रहिएगा। अल्सर का अर्थ ही होता है घाव हो जाना। ड्यूडोनियल अल्सर मुख्यतः गर्मी के दिनों में गरीब किसान एवं मजदूर वर्ग के लोगों को अधिक होता है। समय पर भोजन ग्रहण न कर पाने की दशा में यह रोग विकसित हो जाता है। अतः गैस्ट्रिक एवं डियोडोनियल अल्सर के इलाज में
मुख्यतः उच्च रेशे युक्त आहार व प्रतिरोधक दवाइयां दी जाती हैं। चलो, हो सकता है सही ही हो, ठीक है। आपका बुक ये कह रहा है, दवाई दे दिया हमको लग रहा है, इसलिए इस चीज को माना जा रहा है। 16 का आंसर कर दें। ब्रेड कैंडल कैंडल का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को अगर रिमेम्बर होगा तो आप लोग बताइएगा। मैं इस तरीके की चारपाई या बेड बना करके आप लोगों को मैं ये दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी। कितने लोगों को याद होगा कि मैं इस तरीके से ऐसे मैं बेड बनाई थी और यहाँ पे मैं रोगी को लिटा करके यहाँ उसका सिर बनाई थी। कितने लोगों को याद है, हाथ खड़ा कर दे कि जी हाँ मैम, आप इस चीज को पढ़ाई थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब आप आंसर बताओ, क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन ए, ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए। ऑप्शन बी, हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए। ऑप्शन सी, सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए। ऑप्शन डी, सया घाव वाले बिस्तर के लिए। आप आंसर दे रहे होंगे कि मैम, हड्डी टूट भी हो और जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए ऐसा बनाया जाता है। स्पेशली अगर आप कहेंगे तो जले हुए रोगी के लिए ऐसा बिस्तर बनता है। आप लोग विवाह पिक्चर देखे होंगे, उसमें ये बेड दिखाया गया है। जो ना देखे वो सर्च करके देख ले और उस बेड को देख लेंगे जब हीरोइन जलती है, ठीक है। 17 का आंसर कर दे। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। अब आप लोग जानते तो हो कि फीमर होती है, लेकिन यह शुद्ध हिंदी में दिया है तो आप कैसे आंसर करोगे? तो आप साइड में जो इंग्लिश दिया होगा उसे देख लेंगे, ठीक है। कहीं भी उल्टा सीधा आंसर करके नहीं आना है। आप आंसर को देख कर तब लिखेंगे। ऑप्शन ए, प्रगंडास्थि है। ऑप्शन बी, जंघास्थि है। ऑप्शन सी, अंतरजंघिका है। ऑप्शन डी, बहिर्जंघिका है। 17 का आंसर कर दे। 17 का आप आंसर कर रहे हैं कि मैम 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी जंघास्थि हो जाएगा। क्या होगा? जंघास्थि हो जाएगा, ठीक है। पैर में ही कौन सी हड्डी होती है, आप लोग बताएंगे क्या? इस तरीके का अगर मैं आपका पैर बना दूं तो यहाँ पे घुटने वाली हड्डी हो गई, यहाँ पे जांग हो गया, ठीक है। यहाँ से फीमर यही है, ठीक। इसमें 2 हड्डी है, यहाँ पे ये 5 हड्डियां हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 हड्डियां हैं, 7 हड्डियां हैं। एक उंगली में 2 और बाकी में 3 3, ठीक है। यहाँ पे एक उंगली और, तो आप कहोगे मैम 3 चौक 12, 12 दो 14 उंगली में हो गया, 5 ये हो गया, 14 6 20 होता है, लेकिन यहाँ 19 है। और 19 एक 20 हो गया, 20 6 26 हो गया, और 26 एक टिबिया फिबुला हो गया। ये टिबिया हो गया, फिबुला हो गया। तो कितना हुआ था? 14 और 6 20, 20 6 26, और 26 एक जांग वाली 27, एक 28, 29 एक 30। तो मैम 30 हड्डी यहाँ पैर में दिख रही है। आपको भी इसी तरीके से बना करके और नाम के साथ आप लोग को पढ़ना है। ये उंगलियों के हड्डी को हम क्या कहेंगे? फैलेंजेज कहेंगे। ये 5 जो हड्डियां हम इनको क्या कहेंगे? तो इनको हम मेटाटार्सल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मेटाटार्सल्स कहेंगे। ये जो कलाई की हड्डियां हैं इसको हम क्या कहेंगे? हम कार्पल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्पल्स कहेंगे। एक टिबिया है, एक फिबुला है, इसको पटेला कहेंगे, इसको फीमर कहेंगे। इस तरीके से आपको भी हाथ और पैर की हड्डियां लर्न होनी चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों को रिमेम्बर कराया करती हूँ, ठीक है। 18 का आंसर कर दें। उदरांत भित्ति डैश 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 से बना होता है। कंकाली मांसपेशी, धारीदार मांसपेशी, मृदु मांसपेशी, कार्डियक मांसपेशी। 18 का आंसर कर दें आप, क्या होगा? आप कहोगे मैम 18 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी मृदु मांसपेशी, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग प्रश्न करें, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, केवल ऐसे कराती चली जाऊंगी क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है। वीडियो मैं लंबा नहीं करना चाहूंगी, या तो मैं ऐसा करूंगी कि 50-50 2 पार्ट में शूट करके आप लोग का वीडियो मैं एक ही में जोड़ करके फिर मैं आप लोग को वीडियो दूंगी। जैसा मुझे लगेगा, बस आप लोग के सामने 125 क्वेश्चन जाएगा, चाहे मैं जिस तरीके से भी करके भेजू, ठीक है। अंतर कोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए, राइबोसोम। ऑप्शन बी, गाल्जी। ऑप्शन सी, लाइसोसोम। ऑप्शन डी, आंत। आप आंसर दे दे 19 का क्या आंसर होगा? तो 19 का आंसर हो जाएगा, आप कह रहे हो मैम, लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? इसी को आत्महत्या की थैली कहते हैं क्या? कोई बताएगा? आप बता दें कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। पहले तो आप बता दो लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो आप कहोगे मैम, डी ड्यूबे ने की थी। किसने किया था?
डी ड्यूबे ने किया था। आप लोग मानोगे नहीं, ये जब मैं ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी उस समय मैं ये लर्न की थी। तब से मुझे याद है कि, जानते हो कैसे याद है, मैं हमेशा इसे डी डी दुबे करके याद करती हूँ, इसलिए मुझे याद है। आप लोग भी शायद कर लो तो हो जाए। कब किया था मैम? 1955 में किया था। कब किया था? 1955 में किया था। आप बता दें क्या होगा इसका आंसर? तो आप इसका आंसर तो बता चुके हैं कि मैम इसका आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। आप लोग इधर आ जाओ। नवोदय विद्यालय निम्न में से किसके लिए खोले गए हैं? ऑप्शन ए रूरल स्टूडेंट्स के लिए, ऑप्शन बी रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए, ऑप्शन सी अर्बन स्टूडेंट्स के लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस के लिए। आप आंसर दे दो। आप कहोगे मैम नवोदय विद्यालय जो होता है क्लास 1 से लेकर के 12 तक के लिए होता है। और किसके लिए होता है मैम? ग्रामीण बच्चे अवेशली होते हैं, लेकिन वो जो प्रबुद्ध बालक होते हैं, जो मतलब टैलेंटेड बालक होते हैं, उनके लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आप लोग के जैसे तैसे हो गए। इधर आ जाओ। बुद्धिमापन का बहुत हिम्मत जुटा करके आप लोग का क्लास में रिकॉर्ड करने आई हूँ। मम्मी मेरी अभी भी गुस्सा रही थी कि अभी तबीयत नहीं ठीक है, कहाँ लेकर क्लास चल दी शूट करने। उनसे मैं छुपते छुपाते मैं आई हूँ। ठीक है, अभी जानेंगी तो गुस्सा आएंगी। बुद्धिमापन का, क्योंकि डॉक्टर मुझे बोला है बिल्कुल बेड रेस्ट करिए, एकदम बेड से हिलना नहीं है आपको। केवल आपको जो भी है वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप किसी के सहारे जा सकती हैं, ऐसे आप एकदम बिल्कुल रेस्ट करेंगे। लेकिन आप लोग का इतना नुकसान हो गया कि मैं और आप लोग का नुकसान नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं वीडियो लेकर के मैं चली आई हूँ धीरे से कि मैं शूट करने जा रही हूँ। अभी मेरी मम्मी कहीं होंगी, मुझे देखी नहीं है कि कहाँ गई है। बुद्धिमापन का स्वीकृत परीक्षण बनाने वाला ये प्रथम वैज्ञानिक था। ऑप्शन ए बी ने, ऑप्शन बी बीने ओम टर्मन, ऑप्शन सी थांडाई, ऑप्शन डी थ्रस्टटोन। आंसर देते 21 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 21 का आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि इससे जुड़े हुए बीने हैं, इन्हीं का नाम इससे आता है। ठीक है, तो सही है। 22 का आंसर कर दें। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग है, यह परिभाषा किसने दिया है? मन ने, आलपोर्ट ने, बैलेंटाइन ने, म्यूरहेड ने। आप आंसर दे रहे होंगे कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, ऐसा परिभाषा दिया है। किसने दिया है? तो वैलेंटाइन ने दिया है। किसने दिया है? वैलेंटाइन ने दिया है। 23 का आंसर कर दे। जन्म के समय लड़कों के हृदय की धड़कन की दर होती है। ऑप्शन ए लड़कों दे रहा है, कहाँ गया लड़कों, तो लड़कों लड़कियों को यहाँ पे करके दे रहा है, तो इसका आंसर शायद डिफरेंट जाएगा, लेकिन जाना नहीं चाहिए। ऑप्शन ए 130 प्रति मिनट, ऑप्शन बी 110 प्रति मिनट, मतलब 110 मिनट प्रति मिनट, ऑप्शन सी 150 प्रति मिनट, ऑप्शन डी 40 प्रति मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 130 प्रति मिनट। इसका विस्तार से मैं पढ़ूंगी, आप लोग सुनिएगा। एक नवजात शिशु के हृदय की धड़कन दर 130 प्रति मिनट होता है या होती है, जबकि एक छोटे बच्चे की धड़कन लगभग 80 से लेकर के कितना 100 प्रति मिनट होता है। एवं एक वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन जो है कितना 70 से 90 प्रति मिनट होता है। आप लोग ये भी जानते हो, ज्ञात है कि एक शिशु या बच्चे की धड़कन दर हार्ट बीट कितना होता है 160 प्रति मिनट तक भी पहुंच जाती है जब वह रोता या चिल्लाता है। ये सारी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, किसी एक आंसर के बल पे आप नहीं रहोगे। 24 का आंसर कर दे। तनाव एवं संचारण के लिए अवरोध है, क्या अवरोध है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी भौतिक। क्या आंसर होगा? तो आप कहोगे तनाव यानी स्ट्रेस के लिए संचारण जो है, संचारण का मतलब यह समझ रहे हो, तनाव एक यह संचारण के लिए, संचारण मतलब कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेशन से है, क्या है? कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या है? TION क्या है? कम्युनिकेशन के लिए एक भौतिक अवरोध है, यानी फिजिकल अवरोध है। क्या है? फिजिकल। भौतिक क्या है? भौतिक आपका शरीर ही हो गया ना। क्यों? भौतिक यानी फिजिकल अवरोध है। प्रत्येक व्यक्ति की एक अनूठी संचार शैली होती है, एक तरीका होता है जिससे वे दूसरों के साथ जानकारी का आदान प्रदान यानी कम्युनिकेट करता है, यानी कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, 25 का आंसर करें। कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है?
ऑप्शन ए बीसीजी, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी एटीएस, ऑप्शन डी टीएबी। आप बता दें क्या होगा। बीसीजी तो जो होगा ये एक ही रोग से सुरक्षा प्रदान करता है और वो है क्षय रोग, तपेदिक, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, यक्षमा, राजक्षमा, न जाने क्या क्या। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ये बच्चों को देते हैं, जन्म के बाद देने वाला पहला टीका होता है। जो हो गया डीपीटी, यही होता है 3 रोगों से प्रोटेक्ट करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? आप लोग बताते भी चले। डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस एंड टिटनेस। 3 रोगों से बचाव करता है। पर्ट्यूटिस की काली खांसी होती है। इस समय तो जैसे लग रहा मुझे काली खांसी हो गई, इतनी भयानक वाली खांसी आ रही है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं कि मैम बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह कब लगाते हैं? तो 6 मंथ से कम के बच्चे को लगाते हैं। ठीक है, आप लोग चलो आगे निकल। अगर बड़ों को लगता ना तो मैं जाकर लगवा आती। 26 का आंसर दे दे। भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा के लिए है? मैंने विस्तार कर दिया, आप आंसर दे देंगे। ऑप्शन ए बीसीजी, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी खसरा। खसरे का टीका 9 मंथ में लगाते हैं, डीपीटी का 6 मंथ में, पोलियो ओरल वैक्सीन है। बचा एक आंसर बीसीजी, जो मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, 27 का आंसर कर दे। निम्न में से किसके द्वारा केवल स्तनपान वाले शिशु प्रसव अवधि के बाद सामान्य विटामिन डी की स्थिति को बनाए जा सकते हैं? बाद ही सामान्य स्थिति की विटामिन डी की स्थिति को बनाए जा सकते हैं। प्रश्न कुछ अलग लग रहा है। 27 का आंसर आप दे रहे होंगे कि मैम 27 का आंसर होगा, क्या होगा? आप लोग दे रहे हैं आंसर। 27 का आंसर हो जाएगा मैम माता की विटामिन डी की स्थिति। क्या होगी? माता की विटामिन डी की स्थिति। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप लोग इस पार्ट में कर लें, फिर 30 क्वेश्चन मैं बिना आप लोगों से बोले कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैं वीडियो को कट कर दूंगी, फिर मैं जोड़ करके लाऊंगी। अगर देखूंगी ऐसा हो पाएगा तो, नहीं तो कंटिन्यू रखूंगी तो कंटिन्यू रख ही दूंगी। 28 का आंसर कर दे। गर्भावस्था में कौन सा समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? ऑप्शन ए गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण, इनमें से सभी। तो आप कह रहे हो कि मैम ये सारी जटिलताएं तो होती ही होती हैं, साथ में क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, प्री टर्म लेबर भी होता है, मधुमेह जैसी। मधुमेह कौन सा होता है? वो भी जो जेस्टेशनल गर्भावस्था में जो हो जाता है, शुगर, वो सारी चीजें क्या है? होती ही रहती हैं। ठीक है, तो ये सब सामान्य चीजें हैं। 29 का आंसर कर दें। माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए अंडाणु, ऑप्शन बी नाभिनाड़, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी खेड़ी। 29 का आंसर कर दे। माता की रक्त धारा से गर्भ यानी जो एम्ब्रियो होता है अलग करने वाला खेड़ी होती है। खेड़ी को यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग इंग्लिश वाला शब्द देखिएगा, क्या होगा? प्लेसेंटा होगा। क्या होगा? प्लेसेंटा होगा। अपरा खेड़ी यानी प्लेसेंटा किससे जुड़ा होगा? आहार नाल से, तथा आहार नाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप कहोगे अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कार्ड कहते हैं। ठीक है, अम्बिलिकल कार्ड तथा उल्ब नामक एक झिल्ली होती है। अब कहोगे मैम उल्ब क्या है? तो शुद्ध हिंदी दे दिया है, उल्ब झिल्ली यानी एमनियोटिक होगा। क्या होगा? एमनियोटिक। एमनियोटिक सैक होता है, ठीक है, का निर्माण हो जाता है, जो शिशु को पोषण प्रदान करते हैं और उसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। 30 का आंसर कर दे आप लोग। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। ऑप्शन ए साधन, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी बचत। आप लोगों को मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ पे धन और साधन दोनों ऑप्शन दिए हों, वहां पे किसको प्राथमिकता देते हैं? तो वहां पे धन को ना प्राथमिकता दे करके साधन यानी रिसोर्स को प्राथमिकता देते हैं। 31 आप लोग आंसर करें। 31 का आंसर करें, क्या होगा 31 का आंसर? निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चे के समान होती है? ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी शुक्रवाहिनी, ऑप्शन सी शुक्राणु, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। 31 का आंसर आप कर दे, क्या होगा? 31 का आंसर है
आप कहेंगे मैम शुक्राणु जो है ये क्या है? शुक्राणु मेढक के बच्चे के जैसा होता है। आप लोग जिस प्रश्न के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते रहिएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। 32 का आंसर करें। मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है? यानी पूछना चाह रहा है कि जो मनुष्यों में प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो कितने डेज का होता है? 180 डेज, 200 डेज, 280 डेज और 300 डेज। आप आंसर करें। तो आप आंसर कर रहे हैं कि मैम 280 दिन हो जाएगा। मंथ, चंद्रमास और वीक वाला आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी तबीयत उतनी अच्छी नहीं हुई है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन आप लोग का क्लास बंद हो जाए ये मुझे स्वीकार नहीं था, इसलिए हम वीडियो लेकर के आ गए हैं आप लोगों के बीच में। 33 का आंसर कर दे। स्वलीन बालक की स्पष्ट रूप से पहचान उसके निम्न गुण से करते हैं। ऑप्शन ए एकोलेलिया, ऑप्शन बी अपर्याप्त मोटर विकास, ऑप्शन सी दूसरे व्यक्तियों से जोड़ने की अक्षमता, ऑप्शन डी बुद्धिलब्धता का कम होना यानी लो IQ। बस मैं केवल आंसर करते चलूंगी, एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आप लोग बता दे 33 का क्या होगा। आप कहोगे एक को ले लिया। एक बार और प्रश्न आया था किसी टेस्ट सीरीज में। 34 का आंसर करते। परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका द्वारा डैश 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 दिया जाता था। किसके द्वारा? ऑप्शन ए जीन पियाजे, एरिक्सन, सिगमंड फ्राय, कार्ल रोजर। 34 का आंसर करें। जितना तेज आप लोग आंसर देंगे आज उतना तेज ही हम आप लोगों को करा करके खत्म करूंगी। आंसर हो गया सिगमंड फ्रायड। 35 का आंसर करें। श्वसन दर किस समय सबसे कम हो? खेलते समय, खाते समय, सोते समय, बोलते समय। तो आप कहोगे मैम खेलते, दौड़ते, खाते सब समय तो श्वसन दर क्या होगा? तेज होगा, लेकिन सोते समय श्वसन दर कम होगा। 36 का आंसर कर दे। फटाफट हम लोग आंसर करेंगे क्योंकि संडे को टेस्ट सीरीज रिवीजन ही होता है। जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षकता व देखभाल करती हैं वे हैं निराश्रितालय, अनाथालय, वृद्धाश्रय, अस्पताल। आप बता दें वृद्ध की देखरेख जहाँ किया जा रहा है तो आप कहोगे मैम वृद्धाश्रम ही होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं कि वृद्धाश्रम होगा। 27 का आंसर कर दे। कल्पनात्मक चिंतन की शायद में प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन ए 3 ईयर, ऑप्शन बी 6 ईयर, ऑप्शन सी 9 ईयर, ऑप्शन डी 12 ईयर। 37 का आंसर कर दे क्या होगा। तो आप बता रहे मैम 37 का आंसर बी हो जाएगा यानी 6 ईयर। 38 का आंसर कर दे। विकास का क्रम है। ऑप्शन ए धड़ पैर गर्दन सिर मुख ऐसे विकास होगा कि फिर मुख गर्दन धड़ पैर सिर, कि सिर मुख गर्दन धड़ पैर, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे मैम विकास सीधे ऐसे सीक्वेंस से होते आता है, ठीक है, जो भी हो पहले सिर का विकास होगा, ऐसे ही तो विकास होगा। तो आप कहोगे जी मैम पहले सिर का होगा, फिर मुख का होगा, फिर गर्दन का होगा, फिर पहले सिर का होगा, ठीक, यहाँ पोपड़ी का, फिर मुख का होगा, फिर गर्दन का होगा, फिर धड़ का होगा, धड़ यानी ये सब हो गया, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर पैर का होगा, ठीक है, ऐसे डेवलपमेंट होता है। 39 का आंसर कर दे। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग जानी जाती है। ऑप्शन ए डायरेक्टिव काउंसलिंग, ऑप्शन बी पारिवारिक काउंसलिंग, ऑप्शन सी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ऑप्शन डी इलेक्टिव काउंसलिंग। मेरी आवाज भारी होने के नाते बहुत लोग मुझे सर समझ रहे हैं, ठीक है। कल एक बच्ची का किसी का मैसेज आया था, नाम नहीं मुझे मालूम है, उन्होंने मैसेज किया था कि सर आप दोनों की क्लास बहुत ही अच्छी होती, बहुत सुपर डुपर होती है। हमने कहा कौन सर, फिर हमें लगा कि आवाज भारी हो रही। जब मेरा तबीयत खराब होता है आवाज भारी हो जाती, उसमें मैं वीडियो शूट कर देती हूँ, इसलिए इन्हें ऐसा लग रहा था। कोई बात नहीं है। 39 का सी हो जाएगा नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक। 40 का आंसर कर दे। किंडर गार्डन के जन्मदाता कौन है? फ्रोवेन है, जान भी है, मारिया मांटेश्री है, मैकमिलन बहने हैं, कौन है? 40 का आंसर कर दे। तो आप कह रहे हैं मैम 40 का आंसर फ्रोवेल हो जाएगा। किंडर गार्डन का मतलब होता है उद्यान का बगीचा। 41 का आंसर करें। आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मुझे फटाफट केवल आप लोग का क्लास ना absent हो, मतलब ये हो कि शेड्यूल में आपका क्लास आ रहा है, बस इसलिए मैं क्लास को शूट कर रही हूँ, नहीं तो मैं करती भी नहीं। निम्नलिखित में से
कल आप लोगों को शनिवार के दिन 5 बजे क्लास मिला होगा, क्योंकि वो पहले का रिकॉर्डेड वीडियो था तो मैंने अपलोड कर चुके थे। मैंने कहा लाओ शेड्यूल कर देते आप लोगों का, एक दिन तो कम से कम एक टाइम तो बच जाए। निम्नलिखित में से किसमें अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है? विस्तार शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा में, अनियमित शिक्षा में, औपचारिक शिक्षा में। तो आप कहोगे मैम विस्तार शिक्षा तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, किसी को बांधा ही नहीं जाता है, वो क्या है एजुकेशन फ्री होता है। तो जो फॉर्मल एजुकेशन होता है यानी औपचारिक शिक्षा होता है वो क्या है टाइम टेबल वगैरह द्वारा पढ़ाया जाता है। तब तयशुदा रहता है कि इस घंटे में, पहली घंटे में आप हिंदी पढ़ोगे, दूसरे में इंग्लिश पढ़ोगे, तीसरी में साइंस पढ़ोगे, चौथी में मैथ पढ़ोगे। इस तरीके से क्या है शेड्यूल बना होता है। ठीक, 42 का आंसर करते। 42 क्या है, प्रश्न बड़ा है थोड़ा सा, बस अब इससे ज्यादा वो नहीं कर सकती हूँ। गृह प्रबंध प्रक्रिया में मूल्यांकन चरण में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए, योजना को पूरा करने के लिए संसाधनों को इकट्ठा करना और जिम्मेदारियां तय करना। ऑप्शन बी, अपनी योजना की प्रगति की जांच करना और आवश्यक होने पर सुधारक उपाय लेना। ऑप्शन सी, पहले बनाई गई और आयोजित की गई गतिविधियों को योजना के अनुसार पूरा करना। ऑप्शन डी, आगे की सूचना और उन सभी कार्यों की एक सूची बनाना जो किए जाने चाहिए। आप आंसर बता दो 42 का क्या होगा। तो आप कह रहे हैं मैम 42 का हो जाएगा अपनी योजना की प्रगति की जांच करना और आवश्यक होने पर सुधार का उपाय लाना। ठीक है, 43 का आंसर करते। बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए, बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत क्या है? ऑप्शन आपको पढ़िए या आधारभूत क्या है? आप आंसर दे रहे होंगे क्या आप लिखो। ऑप्शन बी नई तालीम है, ऑप्शन सी नई प्रयोग परियोजना है, ऑप्शन डी मारथंडम है। 43 का क्या आंसर होगा? तो आप आंसर दे रहे हैं कि 43 का हो जाएगा नई तालीम। 44 का आंसर कर दें। स्कूल में बच्चों को आहार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला सबसे बड़ा प्रोग्राम क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम क्या, पहला नहीं, ठीक। तो समेकित बाल विकास परियोजना जिसे आईसीडीएस कहते हैं, सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम वो पूरक भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, न्यूट्रिशन प्रोग्राम वो पौष्टिक भोजन कार्यक्रम। 44 का आंसर कर दो। 44 का आंसर हो जाएगा क्या होगा? आप बता रहे हो कि मैम ये ही हो जाएगा यानी आईसीडीएस हो जाएगा। 45 का आंसर कर दे। बहुत तेज नहीं मैं बोलूंगी, आप लोगों से मैं कई बार कह चुकी हूँ। मारथंडम परीक्षण किसके द्वारा शुरू हुआ? बार्लो के द्वारा, अल्बर्ट मेयर के द्वारा, स्पेंसर हैच के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। आप बता दो। तो आप कहोगे मारथंडम योजना स्पेंसर हैच के द्वारा शुरू किया गया। अल्बर्ट मेयर क्या शुरू किए थे? इटावा परियोजना यही शुरू किए थे क्या? कोई बताएगा? आप पहले तो ये बता दो मारथंडम योजना कब शुरू किया गया था, सन भी आप बता दो। तो 1921 हमने आप लोग को ट्रिक बताया था कि हम मारेंगे, क्या है डॉक्टर स्पेंसर हैच, मारथंडम। तो हम मारेंगे किससे? तो डंडे से मारेंगे। तो डंडे में थंडम हो गया, ठीक है, मारथंडम। और ये एक क्या हो गया किस में? ये डंडा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोग को कहा था याद करने के लिए। 46 का आंसर करते। 46 का आंसर क्या है? डैश 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 छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के तय विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन ए बज सत्र, ऑप्शन बी मस्तिष्क मंथन, ऑप्शन सी सेमिनार, ऑप्शन डी सम्मेलन। छोटा समूह कह रहा है। 46 का आंसर हो जाएगा आपका मैम सेमिनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमिनार छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है। पोस्टर एक है, इस तरीके से हम पोस्टर बना दिए। कल आप लोगों को मैंने वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पोस्टर अपलोड किए थे। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस का तो क्या था, वो पोस्टर था। उसको हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा, देखा ना। तो क्या है, दृश्य सहायक होता है, ठीक है। ऐसे हम चीजों को कोरिलेट करके याद किया करें कि हमने जो पोस्टर अपलोड किया था आप लोगों ने क्या कहा, आपने कहा कि मैम हमने देखा था, ठीक। क्या किया था? देखा था, ठीक है। सुना नहीं ना था? नहीं सुना नहीं था, देखा था। आज जो आप वीडियो अपलोड कर रही है मैम, इसको हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो ये क्या है? ये दृश्य शब्द सामग्री हो जाएगा, ठीक है। 48 का आंसर करते। निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य शब्द सामग्री है।
दृश्य भी है और श्रव्य भी है। तो क्या होगा? कठपुतली नाटक, दूरदर्शन, स्लाइड्स, उपरोक्त शब्द। तो दूरदर्शन भी क्या है? सुनेंगे और देखेंगे। स्लाइड्स भी क्या सुनेंगे और देखेंगे? 48 का आंसर कर दे तो आप कहेंगे यहाँ पे आंसर गड़बड़ चल रहा है। यहाँ पे कठपुतली भी दृश्य शब्द साधन होती है और दूरदर्शन भी। तो यहाँ पे 2 आंसर लेके चलेंगे। अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी डी होना चाहिए, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है। आप लोग बता दे क्या होगा, क्योंकि कठपुतली नाटक जो है ये भी दृश्य शब्द, कठपुतली दृश्य श्रव्य में आता है पपेट, और दूरदर्शन भी दृश्य शब्द में आएगा। तो एक को हम छोड़ नहीं सकते, हम ऊपर सभी के साथ जा सकते हैं। क्या आप इसको मेरे साथ एग्री हैं? जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसका मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 49 का आंसर कर दे। किसी भी बुक में चाहे जितना भी बुक ले लो, ऐसा नहीं होता है कि किसी में गलत ना हो, आंख बंद करके पढ़ा दो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक, 49 का ऑप्शन आंसर करें। कौशल प्रदान करने की एक सार्वभौमिक प्रभावशील विधि है क्षेत्रगमन, चर्चा, समूह चर्चा, प्रदर्शन, परियोजना। 49 का आंसर करते क्या होगा? तो 49 का आंसर हो जाएगा प्रदर्शन होगा। क्या होगा? प्रदर्शन होगा। 50 का आंसर कर दो। लोक मीडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, लोक मीडिया मॉस मीडिया के समतुल्य स्थानिक है। लोक मीडिया में नाटक, नृत्य और गीत सम्मिलित है। लोक मीडिया का विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। लोक मीडिया का मेलों और त्योहारों के दौरान उपयोग किया जाता है। 50 का आंसर करते हैं आपको क्या होगा? तो आप आंसर दे रहे हैं कि मैम 50 का हो जाएगा सी, लोक मीडिया का विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, 51 का आंसर कर दे। ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? प्रसार में, समूह गान में, टीवी कार्यक्रम में, नेतागिरी में। गांव वाले नेतागिरी में बहुत आगे होते हैं। ठीक है, 51 का ये हो जाएगा कि उन्हें प्रसार शिक्षा में यानी एक्सटेंशन में क्या है, उन्हें ऐच्छिक रूप से भाग लेना चाहिए। 52 का आंसर कर दे। ये पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। आप लोग को रिवाइज करना होगा तो आपको करिएगा। अब मैं वहां पे पीडीएफ देना शुरू करती हूँ। पिछले वीक का, लास्ट वीक जब मैं बीमार पड़ी थी उस समय का पीडीएफ मैंने आपको अपलोड कर दी है। ठीक, जो लोग ना देखे हो जाके टेलीग्राम में देख सकते हैं। प्रसार शिक्षा भी शब्द का सर्वप्रथम 1877 में निम्नलिखित में से प्रयोग किया गया था। पहली बात तो आप लोग जान लो, प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो 1873 में। कहाँ किया गया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कि ऑक्सफोर्ड में, कि बनारस में, कि दिल्ली में? आप बता दो कहाँ किया गया। तो आप कहोगे मैम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। कहाँ किया गया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ही प्रयोग किया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है कहाँ? तो आप कहो कि मैम इंग्लैंड में यानी यूके में। इधर आ जाओ, 53 का आंसर कर दीजिए आप लोग। जल्दी जल्दी कर दीजिए आप लोग। मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ तो मुझे खांसी आने लग रही। खांसी इतनी तेज आ रही है, एकदम कुत्तों वाली खांसी आ रही है। एकदम मेरा सिर दर्द करने लग रहा, सीना दर्द कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन रिपीट नहीं है? ड्रॉप, मिरर, रोटरी, साटिन। आप बता दें कौन सा डिजाइन है जो रिपीट नहीं है? तो आप कहोगे मैम जो साटिन है। यहाँ पे साटिन का मतलब है आई वाले से, SATIN से है। ठीक है, साटिन है। तो आप कहोगे मैम ये तानामुखी है। कौन सा मुखी है? तानामुखी है। और जब SATEEN होगा तो क्या होगा? बानामुखी होगा। ठीक है, तो यही क्या है? रिपीट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर कर दे। ये कलर से है। क्या है कलर से क्वेश्चन? रंगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए, द्वितीयक या गौण, प्राथमिक, मध्यवर्ती, तृतीयक और चतुर्थक। अच्छा अच्छा, ऐसे कह रहा मतलब द्वितीयक प्राथमिक, नहीं नहीं ये तो गलत है। युग्म, प्राथमिक, मध्यवर्ती, चतुर्थक, तृतीयक, ये भी गलत है। प्राथमिक, द्वितीयक, मध्यवर्ती, तृतीयक, चतुर्थक, यही सही है। डी पे जाने की जरूरत नहीं है मैम, हो जाएगा सी। आप लोग भी जानते हो कैसे कलर को लगाते हैं। पहले प्राथमिक कलर, फिर द्वितीयक कलर, फिर मध्यवर्ती, फिर तृतीयक, फिर चतुर्थक। ठीक है, 55 का आंसर कर दे। 55 का आंसर हो जाएगा किसी भी डिजाइन के सभी भागों में वह संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को कहते हैं। संतुलन, लय, अनुपात, बल। लय यानी रिदम,
बल यानी इम्फेसिस, किसी चीज को दबाव दिया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे है किसी का, तो वहां पे हैप्पी बर्थडे वाला जो लिखा हुआ है उस पे बल दिया गया है। अनुपात, संतुलन यानी बैलेंस बना हो। अगर यहाँ इतना बड़ा स्टूल मैंने रखा तो यहाँ भी इतना ही बड़ा स्टूल रखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 55 का आंसर। तो आप कहोगे मैम अनुपात यानी प्रोपोर्शन होगा। लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं इसको, संबंधों का नियम भी अनुपात को कहते हैं, ठीक है। 56 का आंसर कर दे। किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के मानक को क्या कहा जाता है। यानी मान लो इतना बड़ा हमारा प्लॉट है, हम इसमें चारों किनारे छोड़ दिए, इतना हम बनवा लिए घर, इसको क्या कहेंगे, रुकावट, संवातन, खाली स्थान, भूदृश्य। आप बता दे क्या होगा, 56 का आंसर आप बता दे। आप कहेंगे 56 का आंसर हो जाएगा भूदृश्य, यानी डी हो जाएगा। क्या होगा, भूदृश्य यानी डी हो जाएगा। 57 का आंसर कर दे। आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र क्या है। झाड़ू है, ब्रश है, वैक्यूम क्लीनर है, झाड़न है। तो आप कहोगे मैम वैक्यूम क्लीनर है, इससे आजकल आधुनिक युग में सफाई हो रही है, ठीक। 58 का आंसर कर दे। किसी बिजली के उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य है। ऑप्शन ए, आंच को मनचाहे ताप पर बनाए रखना। ऑप्शन बी, आंच को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना। ऑप्शन सी, थर्मल कंडक्शन। ऑप्शन डी, आंच का बहाव रखना। 58 का आंसर करते क्या होगा, तो 58 का आंसर आप बता रहे होंगे कि मैम 58 का आंसर हो जाएगा ए, यानी आंच को मनचाहे ताप को पर बनाए रखना, ठीक है। 59 का आंसर कर दे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन है। मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स पूछ रहे। सीमांत लाभ, स्थान, समय, जल। अब आप बता दो क्या है। आप कहोगे मैम यहाँ पे जो मानवीय साधन है यानी ह्यूमन रिसोर्स है और नॉन ह्यूमन, इन दोनों को किसने किसने क्या नाम दिया है। तो आप कहोगे मैम हमें वो ट्रिक याद है कि हम मानव हैं, हमें अपने घास को कैंडल जलाकर समय से काट लेना चाहिए। तो किसने, ग्रास एवं क्रैंडल ने समय को मानवीय माना है और निकी लियोन डार्सी ने अमानवीय यानी नॉन ह्यूमन माना है, ठीक है। ट्रिक भी रिवाइज करा दिया आप लोगों को। 60 का आंसर कर दे। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है। ऑप्शन ए, बुनना, आटा कूटना, पर्स पोंछना, डस्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं। ऐसा वीडियो देखना हो कौन सा भारी कार्य में आएगा, कौन सा मध्यम में और कौन सा लो में, तो आप जा करके मेरे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना होगा किसका, 10 मिनट सीरीज वाला करके, 10 मिनट सीरीज करके प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप जा करके वहां पे पहले देख लें, तब फिर हमसे बात करिएगा। तो आंसर हो जाएगा मैम फर्श पोछना जो होगा, सबसे मेहनत का काम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आटा गूंथना हो जाएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। 61 का आंसर कर दो। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। ऑप्शन ए, वेस्टरमार्क। ऑप्शन बी, बोगार्ड्स। ऑप्शन सी, मैकाइवर। ऑप्शन डी, मर्टन। 61 का आंसर कर दे क्या होगा। आप कहेंगे मैम 61 का आंसर हो जाएगा मैकाइवर ने एक विवाह को आदि विवाह का स्वरूप कहा। 62 का आंसर कर दे। अब हम लोग 50-50 पे आ गए हैं। भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकता का वर्गीकरण माना गया है। प्रोफेसर WI थॉमस द्वारा, प्रोफेसर AD द्वारा, प्रोफेसर डेनियल और प्रेस्कोट द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। 62 का आंसर क्या होगा, तो 62 का आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, 62 का आंसर सी हो जाएगा, यानी प्रोफेसर डेनियल और प्रेस्कोट द्वारा। वह परिवार जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर परस्पर संबंधित रहती है, डैश 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 क्या कहलाती है, खुली प्रणाली, बंद प्रणाली, अर्धबंद प्रणाली, अर्ध खुली प्रणाली। आप लोग बता दें क्या होगा 63 का, तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, यानी खुली प्रणाली, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग 64 का आंसर कर दे। ये क्वेश्चन भी आप लोग को कई बार मिला होगा कि सूजी हो गया, तेल हो गया, दूध का मानकीकरण और बाजारीकरण निम्न चिन्ह के तहत होता है। एक मार्क ISI, FPO, BSI। तो आप आंसर दे रहे हो मैम कि एक मार्क, ये सब कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि यानी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी एक मार्क के तहत सारे चीजों पे ब्रांडिंग किया जाता है। 65 का आंसर कर दे, जल्दी जल्दी आप लोग कर दे। मानसिक विकास होता है। ऑप्शन ए,
नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित तथा अव्यवस्थित रूप से, किसी भी तरह से। 65 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, यानी नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। क्या? नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। 66 का आंसर कर दे। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय किस वर्ष बना? 1945, 1955, 1960, 1965। 66 का आंसर कर दे। डी, यानी 1965। कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य किया गया था। मैं सोच रही थी कि आप लोगों को पहले का वीडियो रिकॉर्डेड आप लोग को अपलोड कर दूं, फिर मैंने कहा अगर मैंने पोस्ट करवा दिया कि 3 दिन क्लास बंद रहेगी तो बंद ही रहने देते हैं। लेकिन अब भविष्य में कभी भी तबीयत खराब होगी तो पहले का जो भी वीडियो रहेगा उसे मैं रिकॉर्डेड में फिर से मैं लगा दिया करूंगी, ताकि आप लोगों का क्लास ना मिस होने पाए। ठीक कैसा रहेगा? ऐसे भगवान न करे अब तबीयत खराब हो, क्योंकि आप लोग का बहुत नुकसान हो चुका। 67 का आंसर बता दे। एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। खड़ी रेखा वाले, आड़ी रेखा वाले, खड़ी रेखा यानी आड़ी रेखा यानी तिरछी रेखा यानी सादे। कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो आप कहो कि मैम अगर नाटी है तो उसे लंबी रेखा वाले क्या है कपड़े पहनने चाहिए। कैसे? खड़ी रेखा वाले। ठीक है। 68 का आंसर करते। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, इनमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, उसे धीरे धीरे पकाना, उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। 68 का आंसर कर दे। क्या होगा? 68 का आंसर हो जाएगा उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। ठीक है। 69 का आंसर कर दे। पटोला है। पटोला कहाँ का है? गुजरात का, दक्षिण भारत का, बंगाल का, बनारस का। बनारस का ब्रोकेड हो गया, बंगाल का क्या हो गया? ढाका का मलमल हो गया, गुजरात का पटोला होगा। तो आंसर हो जाएगा ए। 70 का आंसर कर दे। गंदे कपड़ों पर साबुन की टिकिया के स्थान पर साबुन का चूड़ यानी विरंजक चूड़ का प्रयोग कैसा होगा? अच्छा होगा, श्रेयस्कर होगा, खराब होगा, कोई भी नहीं होगा। आप आंसर करते 70 का क्या होगा? तो 70 का आंसर आप दे रहे हैं मैम कि श्रेयस्कर होगा। अच्छा नहीं, श्रेयस्कर होगा। ठीक। 71 का आंसर कर दे। ग्रीस के दाग को हटाने के लिए किस प्रकार के अभिकर्मक का प्रयोग करना चाहिए? क्षारीय, अम्लीय, बोरेक्स और नमक, मुल्तानी मिट्टी और फ्रेंच चॉक। आप आंसर बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि मैम ग्रीस यानी ऑयली हो गया, और ऑयली दाग को हम क्या करते हैं? मुल्तानी मिट्टी या फ्रेंच चॉक जैसे टेल्कम पाउडर हो गया, इन सारी चीजों से हम क्या करते हैं? सुखा लेते हैं। ठीक है। 72 का आंसर कर दे। सिलाई किट यानी बॉक्स में निम्न में से एक धातु नहीं रखी जा सकती? फीता, कैंची, सिलाई मशीन, मिल्टन चाक। तो आप कहोगे मैम किट जो होगा उसमें हम सिलाई मशीन थोड़ा रखेंगे, सिलाई मशीन तो अलग हो गया, ये जो किट है ये सिलाई मशीन के साथ रहता है। ठीक। 73 का आंसर कर दे। वह यंत्र जो कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर फैब्रिक में पैटर्न शेप ट्रांसफर करने, डार्ट ट्रांसफर के उपयोग में लाया जाता है, वो है टेलर चौक, आयल, ट्रेसिंग व्हील, नाचर। आप बता दें क्या होगा? 73 का आंसर करते हैं। 73 का आंसर होगा सी, यानी ट्रेसिंग व्हील। 74 का आंसर करें। कैसा क्वेश्चन लग रहा है आपको? जरूर स्कोर अपना लास्ट में बताइएगा। मेरी तबीयत सही नहीं थी लेकिन फिर भी आप लोगों का क्लास ना मिस हो मैंने। कितने दिन आपका क्लास मिस होगा? छोटे मुड़े हुए अथवा विचित्र आकार के वस्त्र की सिलाई के निमित्त आमतौर पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मशीन पटल का प्रयोग करते हैं? समतल, बेलनाकार, बांह से दूरस्थ, अंडाकार। आप बता दें 74 का क्या आंसर होगा? तो आप कह रहे हैं मैम 74 का हो जाएगा। क्या होगा? 74 का बी हो जाएगा, यानी बेलनाकार होगा। ठीक। लंबी गर्दन वाली स्त्री के ब्लाउज का गला होना चाहिए। औरत है कोई, उसका गर्दन यूं इतना लंबा है तो उसे कैसा गला चाहिए? बड़े गला का, चौकोर गला का, छोटे गला का, तिकोने गला का। आप बता दें 75 का क्या आंसर हो जाएगा? तो आप कहोगे मैम चौकोर गला उसके ऊपर जचे। ठीक है। कैसे? चौकोर गला। ठीक है।
आप अपना आंसर देते 76 का। पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब है कंगारू जेब, बेल्ट पॉकेट, योक पॉकेट, बाउंड पॉकेट। एक दिन आप लोग को मैं पॉकेट करा दूंगी, आज 3 मैं करा चुकी हूँ। मुझे 2 चीज आप लोग को कराना है, पॉकेट और क्या कराना है, और गला। हाँ, यही 2 चीज कराना है, ठीक है। बाकी तो मैं करा चुकी हूँ आस्तीन के बारे में। जो ना देखे हो टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो कंगारू पॉकेट होगा, पोशाक में लगाई जाती है, ठीक है। 77 का आंसर कर दे। यह बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। ब्रोकेट, कांजीवरम, पैठनी, जामदानी। ब्रोकेट बनारस का है, कांजीवरम कहाँ का है, पैठनी महाराष्ट्र का है, जामदानी और कांजीवरम 2 में से कंफ्यूजन है, आप लोग बता दे क्या होगा। तो आप कहोगे मैम जो बंगाल का बुना हुआ कपड़ा है। क्यों जी, आपके बुक में तो गलत दे रहा, कांथा बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है, कांथा से तो पैबंद लगाना है। क्यों, 77 का आंसर तो बंगाल का बुना हुआ कपड़ा जामदानी होना चाहिए, लेकिन यहाँ सी दे रहा पैठनी महाराष्ट्र का होगा, तो इस अकॉर्डिंग तो ये गलत है ना। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन सी दे रहा है लेकिन सी नहीं है। हमें लग रहा सी नहीं है, आजकल मेरी तबीयत नहीं सही, हो सकता सही क्वेश्चन भी मैं गलत देख पा रही हूँ। एक सेकेंड। 78 का आंसर कर, 77 आप लोग देख लीजिएगा। 78 का आंसर क्या है, सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाएंगे। ऑप्शन ए अम्लीय रंजक, ऑप्शन बी अजोइक रंजक, ऑप्शन सी सल्फर रंजक, ऑप्शन डी बैट रंजक। 78 का आंसर क्या होगा, तो आप बता रहे मैम सल्फर डाइस हो जाएगा, यानी सल्फर रंजक हो जाएगा। 79 का आप लोग आंसर कर दे। वस्त्र के छापने की क्रिया, तो फटाफट पढ़ दे। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तेज तेज रहती, जैसे लगता है मैं बैठकर दम घुट रहा है, तो मतलब सांसें लग रही हूँ, उस टाइप का कुछ हो रहा है। आप लोग बता दो जल्दी से, 79 का आंसर कर दे। वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है, रोलर छपाई में, निशरण छपाई में, ब्लाच छपाई में, डुप्ले छपाई में। आप बता दे किसमें होगा, तो आप आंसर दे रहे हैं मैम रोलर में ही। क्या होता है, दोनों तरफ छपाई होती, इस तरीके से रोलर लगा होगा, बीच में ऐसे कपड़ा लगा करके इधर इधर रोलर ऐसे घूमता रहेगा, और क्या होगा बीच में जो भी होगा ऐसे लगते रहेगा। बेटी का आंसर कर दे। किसी पत्रक के किसी पत्रक के दोनों तरफ साथ साथ मुद्रण के लिए आप अपने मित्र को निम्नलिखित में से किस मुद्रण विधि का सुझाव देंगे। स्क्रीन, डुप्लेक्स, फोटोग्राफिक, अंतरंग, यानी दोनों तरफ छपाई हो जाए तो आप उसे क्या कहेंगे। आप कहेंगे कि डुप्लेक्स में जाओ और अपना दोनों तरफ छपाई करवा लो। 81 का आंसर कर दे। इस विशेष कैलेंडरिंग विधि द्वारा वस्त्र में उभरी हुई सतह नहीं बनती। क्या नहीं बनती, गीनिंग कहलाती है, प्रक्षण यानी रगड़ कैलेंडरिंग कहलाती है, ब्लैकिंग कहलाएगी, और नैपिंग कहलाएगी। आप बता दें क्या होगा। 81 का आप कहो कि मैम 81 का बी हो जाएगा, यानी यही एक नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएंगे, ठीक है। 82 का आंसर कर दे। सिलाई की बजाय कपड़े की विभिन्न परतों को पकड़ने के लिए प्रयुक्त टाके क्या कहलाएंगे। कच्चा बखिया, तिरछा बखिया, स्लिप कच्चा बखिया, पिन कच्चा बखिया। आप आंसर दे दे 82 का क्या होगा, तो 82 का हो जाएगा तिरछा कच्चा बखिया। तिरछा कच्चा बखिया यानी ऐसे ऐसे करके जो जो सुई में उठाते हैं, ये वाली कह रहा है, ठीक है। ऐसे तिरछा कच्चा बखिया ऐसे पकड़ के परत और परत क्या करेंगे, ऐसे सिलाई कर देते हैं, इसको कहा जा रहा है। यार्न यानी धागे जो छोटे तंतुओं यानी रेशे से बनते हैं, इन्हें कहा जाता है फिलामेंट यार्न, स्टेपल यार्न, सादे यार्न, रोचक यार्न। अब बता दिए 83 का क्या होगा, तो 83 का हो जाएगा बी, यानी स्टेपल यार्न। क्या होगा, स्टेपल यार्न चलेगा। 84 का आंसर कर दे। दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता क्या कहलाती है। क्या कहलाएगी, लचीलापन, प्रत्यास्थता, तन्यता, घनत्व। क्या कहलाएगी, आप आंसर देते 84 का, तो 84 का हो जाएगा। आप कह रहे हो मैम प्रत्यास्थता हो जाएगा, क्या होगा, प्रत्यास्थता हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग कर लो।
रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है? रेशम, नायलॉन, रेयान, कैपोक। कापोक और कपास क्या होता है? सीड फाइबर होते हैं। 85 का आंसर हो जाएगा। आप बता रहे हो मैम रेयान में होता है। सस्मीरा का सही पूर्ण रूप क्या है? सस्मीरा क्या है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लें, केवल मैं आंसर बताऊंगी क्योंकि बड़ा आंसर है, मैं बोलूंगी नहीं। मैं बोल रही हूँ तो मुझे खांसी तुरंत आने लग रही है। आप बता दें क्या होगा? आप बता रहे हैं मैम आंसर हो जाएगा सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स एंड रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, 87 का आंसर कर दे। ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। 87 का आंसर क्या होगा? तो आप बता रहे 87 का आंसर हो जाएगा सी, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 88 का आंसर कर दे। अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है। क्या उपयुक्त विधि है? ऑप्शन ए क्लार्क विधि, ऑप्शन बी उबाल कर, ऑप्शन सी छान कर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आप अपना आंसर दे दे। क्या होगा 88 का? 88 का आंसर आप दे रहे होंगे कि मैम 88 का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्लार्क विधि भी होगा, उबाल कर भी, छान कर भी, सारी विधियां हो जाएंगी। 89 का आंसर कर दें। तंतु की दीवार के अंदर यदि अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या कहेंगे? क्रिस्टेलाइन, एमार्फस, ओरिएंटेशन, अस्त व्यस्त। आप बता दें क्या होगा 89 का? 89 का आप बता रहे हैं मैम कि ओरिएंटेशन हो जाएगा। क्या होगा? ओरिएंटेशन हो जाएगा। ठीक है, अभिविन्यास जो एक दिशीय वस्त्र के लिए उपयुक्त होता है। लंबाई के तह, आड़े तिरछे तह, खुली तह, दोहरी तह। 90 का आंसर कर दे। 90 का आंसर हो जाएगा दोहरी तह। ठीक है, 91 का आंसर कर दे। विमितीय स्थिर वस्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए वस्त्र जिसमें रेशों की सभी विशेषताएं होती है। वस्त्र जो न तो सिकुड़ता है। वस्त्र जिसमें प्रत्येक प्रत्येक प्रतिप्राप्ति लचीलापन और ससंजकता अच्छी होती है। ऊपर के सभी। आप बता दें क्या होगा 91 का? तो आप आंसर दे रहे हैं मैम 91 का सी हो जाएगा, यानी वस्त्र जिसमें प्रत्येक प्राप्ति लचीलापन और ससंजकता अच्छी हो। 92 का आंसर कर दिए। मैं कई बार आप लोग को बता चुकी हूँ। प्रिपरेशन ऑफ राइस एंड दाल इन द डिश ऑफ डोसा इज, यानी डोसा बनाने के लिए चावल और दाल का अनुपात होता है। इंग्लिश देख रहे हो? यहाँ राइस या दाल, और यहाँ पल्सेस में तो लिखा जा सकता था। ना लिखो तो कुछ भी ना लिखो, चलो खैर कोई बात नहीं। क्या होगा? तो आप कहोगे मैम चावल में कितने अक्षर हैं? तो हम कहेंगे 3 है। तो आप कहोगे मैम ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप ये कैसे बता दी? तो हम लोग के पास मैम ट्रिक है। और दाल में कितने अक्षर हैं? तो 2। तो आप कहोगे मैम चावल और दाल ये 3:1 हो जाएगा। ठीक, ये आप लोग को मैं बताई हूँ याद करने का तरीका। 93 का आंसर कर दे। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक पशी अम्ल है? एसेंशियल फैटी एसिड है। ऑप्शन ए मूंगफली के तेल में, नारियल के तेल में, सनफ्लावर तेल में, कैस्टर तेल में। आप बता दें 93 का आंसर। आप बता रहे हो मैम कि ग्राउंड नट ऑयल जो होगा, यानी पीनट ऑयल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि उसमें 40% वसा होता है, 25% खनिज लवण होता है और 3% फाइबर यानी रेशा होता है। 94 का आंसर कर दो। पाक विधि संयोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? मूल्य बढ़ाना, प्रतिशत, प्राइम, BARS। आप बता दे क्या होगा? तो 94 का आंसर आप दे रहे हो मैम कि प्रतिशत हो जाता है। ठीक, उधर आ जाओ। 95। ऐसा कभी मैं नहीं पढ़ाई थी जैसा आज पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बस केवल इतना उद्देश्य था कि आपका क्लास ना absent हो। और संडे के दिन वैसे भी रिवीजन होता है तो आप लोग को एक्सप्लेन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भोज्य पदार्थ को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री के सुरुचक भोज्य पदार्थ में सोखे जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेरिनेडन करना, किण्वन करना, मोल्ड करना, साबारिन करना। इस तरीके का, जैसे मान लो अचार उचार है, अचार क्या और भी कोई सब्जी वगैरह बनती है तो ऐसे रख दिया जाता है। तो 95 का हो जाएगा ए, यानी उसे हम क्या कहते हैं? मेरिनेडन करना कहते हैं। ठीक है।
96 का आंसर कर दो। हाइपरटेंशन का कारण होता है। ऑप्शन है निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, उच्च पल्सचाप, निम्न पल्सचाप। तो आपको निम्न निम्न तो हट गया और उच्च रक्तचाप हो जाएगा, ये भी हट गया। ऑप्शन हो गया आपका बी, यानी 96 का बी हो जाएगा। आप सही बताए हैं कि 96 का बी ही आंसर क्या है, बी ही आंसर है। 97 का आंसर करके क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल का अंश है। यहाँ पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन डीएलडीएल, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड। तो इसमें से उत्तम पूछ रहा है, तो उत्तम क्या होगा, एचडीएल होगा। क्या होगा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होगा। क्यों, नहीं 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 नहीं, एक ऑप्शन और भी डी मैंने नहीं देखा। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड। क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, 98 का आंसर करते। ये भी प्रश्न आप लोग को आ रहा होगा कि ज्वर की अवस्था में शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि में न्यूनतम चयापचय दर में निम्न परिवर्तन आता है, तो कितना होगा, 7% बीएमआर बढ़ जाएगा, बीएमआर 7% घट जाएगा, 5 बढ़ेगा, 5% घट जाएगा। तो आप आंसर दे रहे हैं कि 7% बढ़ जाता है। 1 डिग्री अगर आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो 7% बीएमआर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, 99 का आंसर कर दे। मधुमेह के रोगी को इनमें से कौन सा आहार देना चाहिए, मधुमेह यानी शुगर, निम्न कैलोरी और सामान्य प्रोटीन, उच्च कैलोरी और निम्न प्रोटीन, निम्न कैलोरी उच्च प्रोटीन, उच्च रेशे और उच्च प्रोटीन। आप बताते क्या देंगे 99 का आंसर, तो आप कह रहे मैम 99 का बी हो जाएगा, उच्च कैलोरी और निम्न प्रोटीन देंगे। ठीक है, 100 का आंसर करते, आप लोग के पास और 25 क्वेश्चन है। निम्न अच्छी प्रोटीन युक्त भोजन इस बीमारी में दिया जाता है, यक्षमा, मधुमेह, पीलिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी से। आप बता दो क्या होगा 100 का आंसर, तो 100 का आप बता रहे हैं मैम, 100 का क्या हो जाएगा, 100 का आंसर हो जाएगा मैम टीबी, यानी यक्षमा राजक्षम। ठीक है, 101 का आंसर कर दो। ओंकोलॉजी किस रोग के निदान का उपचार है, ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी ब्रेक, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी एड्स। ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो आप कहोगे मैं ओंकोलॉजी रिलेटेड टू कैंसर। ठीक है, किससे, कैंसर से संबंधित है। 102 का आंसर कर दो। परोसने की विधि जहां खाने खाद्य पदार्थ को सजाकर रख दिया जाता है और मेहमान को अपने आप उठाना होता है, उसे क्या कहेंगे, बैंक्वेट कहेंगे, बफे कहेंगे, इसको बफेट या बुफे भी कहते हैं। काउंटर पर जाकर लेना, जलपान गृह से, तो क्या कहेंगे। आजकल तो इस तरीके का हर पार्टी वगैरह में व्यवस्था होती है, तो आप कहोगे मैम इसे हम बफे या बुफे सेवा कहेंगे, यानी बी हो जाएगा। 103 का आंसर कर दे। वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है, ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन है, ऑप्शन बी ज्वाइंटिस है, ऑप्शन सी स्प्रो है, ऑप्शन डी कफ रोग है। तो आप बता दे 103 का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे मैम अक्सर जो हो जाता है कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक, 104 का आंसर कर दे। आईसीएमआर द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला यानी मध्य कार्यकर्ता के लिए भोजन में प्रत्येक वसा की मात्रा निर्धारित है, 25 ग्राम पर डे, 20 ग्राम पर डे, 30 ग्राम पर डे, 40 ग्राम पर डे। आप आंसर कर दे। आईसीएमआर के द्वारा पर डे निर्धारित जो फैट की मात्रा है 25 ग्राम पर डे। कितना, 25 ग्राम पर डे। 105 का आंसर कर दे, क्या है, FSSAI, जिसे हम फसाई कहते हैं, का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है, तो सेफ्टी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कहाँ है, फूड सेफ्टी को सिक्योरिटी आप पढ़िएगा, फूड सिक्योरिटी तो सब में है, फूड सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड, इसमें भी सेफ्टी यहाँ हटा दे, स्टैंडर्ड 3 चल रहा है, स्टैंडर्ड। ठीक, फिर क्या है, अथॉरिटी, अथॉरिटी कहाँ है, यहाँ एसोसिएशन है, यहाँ एसोसिएशन, आंसर हो गया आपका डी,
30 यानी हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 106 का आंसर कर दो, यही पेज आपका लास्ट भी हो जाएगा। भोजन आवृत्ति प्रश्नावली, फूड फ्री, क्या इसको कहेंगे? फूड, भोजन नहीं, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर। क्या है? फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर। भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के डैश 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 अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि है महामारी विज्ञान, प्रायोगिक, मद सूची, डाटाबेस। 106 का आंसर कर दे, क्या होगा? तो 106 का आंसर हो जाएगा मैम प्रायोगिक होगा, ठीक है। 107 का आंसर कर दे, दूध का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जिस पर अधिकतम स्कंदन होता है। ऑप्शन ए 3.8, ऑप्शन बी 4.6, ऑप्शन सी 5.2, ऑप्शन डी 6.6। क्या आंसर हो जाएगा आप लोग बता दें। तो आप बता रहे हो मैम कि आंसर हो जाएगा 4.6। क्या होगा? 4.6। काली चाय के उत्पादन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है खमीरीकरण, सतह पर स्थिर करना, मिश्रित करना, पीसना। 108 का आंसर कर दे तो आप कहोगे मैम तो ब्लैक टी होती है उसमें फर्मेंटेशन की विधि होती है यानी खमीरीकरण होता है, ठीक है। काली चाय में फाइटेट की मात्रा की कमी होती है। 109 का आंसर कर दे, फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं विटामिन के, पानी के, ऊर्जा के, प्रोटीन के। आप क्या आंसर दोगे? तो आप कहोगे मैम फल और पानी जो है अच्छे स्रोत होते हैं विटामिन के। किसके? विटामिन के। पानी के भी अच्छे स्रोत होते हैं, उनमें पानी भी होता है। 110 का आंसर कर दे, 16 से 17 वर्ष आयु की लड़की के लिए जिंक की आरडीए रिक्वायर्ड है पर डे। कितना जिंक चाहिए? 12 mg पर डे, 11 mg पर डे, 8 mg पर डे एंड 10 mg पर डे। आप आंसर बता दें तो आप आंसर दे रहे होंगे कि जो डेली रिक्वायर्ड अलाउंस है आरडीए का वो है 12 mg पर डे। कितना है? 12 mg पर डे। आप लोग आरडीए पढ़ते रहिए क्योंकि एक दिन में डाटा याद नहीं होता है। इस चैनल पे मैंने 2 आरडीए करा रखा महा मैराथन करके, आप जा करके देख सकते हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप जा करके उसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 112 का आंसर आप कर दे, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन में उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? नाइट्रिल है, नोवोलाइड है, एजलॉन है, बीरियल है। 112 का आंसर हो जाएगा। आप क्या आंसर दे, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, पहले 11 का आंसर है ना। आप आंसर दे दे तो आप आंसर दे रहे हैं कि मैम 11 का आंसर। पहले प्रश्न पढ़ दो, विटामिन B1 किसका निर्धारक है? रिकेट्स विटामिन डी है, पेलाग्रा बेरी बेरी B1 है, पेलाग्रा विटामिन B3 है, हानिकारक अमोनिया। तो मैम यहाँ आंसर मिल गया बेरी बेरी यानी विटामिन B1, ठीक है। अब आप 12 का आंसर करें, क्या होगा? आप 12 का आंसर कर रहे हैं कि मैम प्रश्न तो हम पढ़ ही दिए थे, आज तबीयत नहीं ठीक है इसलिए मैं कंजूसी कर रही हूँ, प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। आप लोग का आंसर हो जाएगा नाइट्रिल। आप लोग पढ़ ले एक बार। 13 का आंसर करते, खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा में क्रूड प्रोटीन के परिवर्तन होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणक है, क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। आप लोग पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ूंगी। 13 का आंसर हो जाएगा कि ए यानी 6.25, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग कर लो, बहुत तेज से कर रहा है। 114 का क्या हो जाएगा? लैक्टेज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किसमें तोड़ देती है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज प्लस लैक्टोज में। आप आंसर बता दे क्या हो। इस क्वेश्चन को तो मुझे बहुत अच्छे से समझाना चाहिए था लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक है। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में क्या करता है? तोड़ देता है। लैक्टेज एंजाइम जो है जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। लैक्टेज क्या है? अरे लैक्टोज क्या है? तो मिल्क शर्करा है यानी दुग्ध शर्करा है, ठीक है। चलो आगे निकल चले। 115 का आंसर करते, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में, मोटापे की दशा में, उच्च रक्तचाप की दशा में, रक्ताल्पता में। तो किसमें देंगे? कुपोषण की दशा में, ठीक है। 116 इससे आंसर करना क्यूट से। आप आंसर पढ़िए क्वेश्चन तब आंसर दीजिए, इससे ज्यादा जुम नहीं हो पाएगा।
निम्नलिखित फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली है। विष रहित खाने वाले एंजाइम को उत्तेजित करना, नाइट्रोजमीन की संरचना में रुकावट करना, फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी करना, पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को पतला और संयुक्त करना। आप बता दो क्या होगा। आप आंसर दे रहे हैं कि मैम जो हो जाएगा फाइटोकेमिकल्स की क्रिया नंबर 1 विष रहित करने वाले एंजाइम को प्रेरित करना, तो ए किसमें है, इसमें नहीं है, हटा दो। नंबर 2 नाइट्रोजन की संरचना में रुकावट करना, बी किसमें है तो इसे हटा दो, ये दोनों अभी चल रहे हैं। फिर सी है पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करना, तो ये भी हटा दो। आंसर हो गया आपका बी यानी 16 का। सॉरी, क्या होगा? हाँ 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 हाँ, 16 का क्या होगा? विष रहित फिर पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करना, तो पाचन डी है ना, ये हटा करके ये सही हो जाएगा। क्या होगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, हम इसको सी पे लगा रहे थे, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक बार फिर से मैं घेर दूं, आपका आंसर सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। इधर आ जाओ। अब यही क्वेश्चन आपका यहीं से मतलब यही पेज लास्ट हो जाएगा। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप बता रहे हो मैम ऑप्शन नहीं पढ़ना है, सीधे आंसर आप लोग दे दिए कि मैं कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक, 18 का आंसर कर दे। 18 का भी सूची पूछ रहा है, मिलान करना है, आप बता दो। फूड संरक्षण है। ठीक, आप बताओ, अब आंसर बताओ। हे भगवान जी, हे प्रभु, आंसर अपना बता दे फटाफट, जल्दी से आप लोग का टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाए, फिर मुझे भी ये लगे कि चलो कुछ तो मैंने कर दिया बच्चों के लिए। आप इसका आंसर बता रहे हैं कि मैम बेंजोइक अम्ल जो होगा जैम और जेली के साथ जाएगा, तो बेंजोइक अम्ल जैम्स और जेली कहाँ है? 4 हो जाएगा। 1 का 4 जो हमें आता है, हमें उसे मिलान करना होता है। ठीक है, 3 में गेम रह गया। फिर आप कहोगे मैम नियासिन जो है हमें ये आ रहा है, नियासिन हम चीज पे मैच कराएंगे, तो सी का एक कहाँ कहाँ है? सी का ए यहाँ नहीं है, सी का ए इन तीनों पे है, तो यानी ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ए वाला भी। ठीक है, अब लोग देखते चलिएगा। फिर आप लोगों को क्या, फिर हमें एसिटिक अम्ल आ रहा है, तो एसिटिक अम्ल मैम चटनी पे जाएगा, हमें ये चीजें आ रहा है, तो डी का 2 हो जाएगा। और डी का 2 किस में है? तो डी का 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यानी अभी भी मैम गेम क्या है, हम लोग का अधूरा है। तो अब आपका बचा क्या? आपका एक ही तो बच रहा है, तो आप उस पर मैच करा दो। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है सुखाई गई सब्जी, तो बी का 3 हो जाएगा। तो बी का 3 किसमें, यानी इसमें दो दो आंसर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें दो दो आंसर चल रहे हैं। इसलिए आपका बुक क्या है, आप या तो बी को मान लो या तो डी को मान लो। ठीक है, देखो चीजें सेम चल रही हैं, आपके ऊपर है जिसको भी सही कर पाइए। 119 का आंसर कर दो। अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है आत्मसातकरण, आधारीय चयापचय, पाचन, आहारी की। आप बता दें, आप लोग को क्लास का टाइम तो मालूम है ना? अब आप लोग का क्लास 11 पे चलता है, यानी 11:10 पर चलता है। आप लोगों ने वोट किया था, सबसे अधिक वोट आप लोगों ने 11:10 पे किया है। ठीक है, कि मैम ये टाइम हम लोगों के लिए बेस्ट है, इस समय हम लोग अवेलेबल होते हैं, तो मैंने आप लोग का टाइम चेंज कर दिया था पिछले संडे को ही। आप लोग ऐसा ना हो कि टाइम भूल गए हो, भूल जाए। 120 का आंसर कर दे। 20 का क्या हो जाएगा? मैम ऑप्शन तो पढ़ दे। क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? रोना, हुइंग, बैबलिंग, उपरोक्त सभी। तो आप आंसर कर रहे हो मैम कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। हाँ हाँ, यानी गेस्चर हो गया। 121 का आंसर करें। अध्ययन की परिभाषा व प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है, यह प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर अयोग्य आरोग्य नहीं है। और ये किसने कहा है? 121 का आप आंसर दे रहे हो मैम, E.R. हिलगार्ड ने कहा है। ठीक है, 122 का आंसर कर दे। निम्नांकित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है? तो आप आंसर कर रहे हो कि मैम श्रव्य और दृश्य साधन, हम देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो ये प्रभावी क्या पढ़ाई क्या होती है? अच्छे प्रभावी ढंग से हमें याद होती है। केवल हम अकेले पढ़ें, आप लोग कहते हैं ना मैम पीडीएफ दो, पीडीएफ दो, पीडीएफ से उतने अच्छे से नहीं याद होता है, जो चीजें हम आपको पढ़ा पढ़ा कर याद करवाते हैं। आपकी बुक भी कह रही है, ठीक है, केवल मैं ही नहीं कह रही हूँ,
ये आपका बुक भी कह रहा है कि बच्चों मैम पढ़ाए तो ही पढ़ो, अपने से पढ़ना मतलब हमें नहीं कह रहा अपने से ना पढ़ो, अपने से पढ़ना उतने अच्छे से याद नहीं होता है जो कोई सुनाता भी है और पढ़ाता भी है। ठीक है, 123 का आंसर कर दे। आवश्यक व शामिलों में शामिल है, क्या है? मैं पढ़ूंगी नहीं, केवल आंसर बताऊंगी, आप लोग अपना आंसर पढ़ ले, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, ऐसा मैंने कभी नहीं किया है कि मैं ऑप्शन ना पढ़ी हूँ। ठीक है, आप बता दो। आप कहोगे मैम लिनोलिक और लिनोलेनिक, एक और भी कुछ होता है, आप लोग बता दे, 3 होता है। एक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। 124 का आंसर कर दे। हीमोग्लोबिन बनने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, लोहा। तो आप कहोगे मैम आयरन यानी लोहे की आवश्यकता होगी। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग कैसा लगा क्वेश्चन ये भी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्त्र निर्माण की विधि नहीं है? सलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग, बुनाई, कटाई। आप बता दो क्या नहीं है। तो आप आंसर दे रहे हो, आप कह रहे हो मैम बुनाई नहीं है। सिलाई में क्या है? बुनाई नहीं आएगी। बाकी सिलाई से बुनाई, सलाई से बुनाई, ड्राफ्टिंग, कढ़ाई, तुरपाई, रफू, प्रेस, ये सब क्या होते हैं? ये सब वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में आते हैं, लेकिन बुनाई नहीं आता है। फिलहाल आप लोग का ये 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज संडे स्पेशल खत्म होता है। नए जो लोग बच्चे हैं वो लोग क्लास को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, मैं प्रॉमिस तो नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि हाँ क्लास आप लोग का अपलोड होते रहेगा। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।